अच्छा, सात्विक जी सुन चुके हैं, और साक्षी जी, ठीक है। सब लोगों ने योग थेरेपी के बारे में कहीं ना कहीं सुना हुआ है, ठीक है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले योग थेरेपी के बारे में पढ़ने से पहले हम अपने मन को और शरीर को इस क्लास की तरफ लाएंगे। तो सभी एक बार कमर गर्दन सीधी करेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने शरीर के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा बनाएंगे। अगेन रब योर बोथ palm, put your palm on your eyes, now open your eyes, ठीक है। तो हम सभी आज योगा थेरेपी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। योगा थेरेपी आपके सिलेबस में सिस्टम के अकॉर्डिंग दी गई है, ठीक है। तो आप जब सिलेबस देखेंगे तो हर सिलेबस में कुछ ना कुछ सिस्टम दिया हुआ। मैं आप लोग को स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, आप मुझे बताइएगा, ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है मेरी? यस मैम। ओके, देखिए, सबसे पहले आपके जो टॉपिक है, आपका जो यूनिट है, वो यूनिट 8 है, जिसमें आपको थेरेपेटिक योग पढ़ना है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो लिखा है यौगिक प्रैक्टिस, कि हम सबसे पहले योग थेरेपी देने जा रहे हैं, मतलब कि हम योग को थेरेपी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो योग में ऐसे कौन कौन सी चीज है जिनको हम थेरेपी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसी भी डिसीज की, तो सबसे पहले हम डिसीज के बारे में पढ़ते हैं, उसके सिम्टम और कॉज के बारे में पढ़ते हैं, फिर जाकर हम उसका मैनेजमेंट सोचते हैं, वो भी योग प्रैक्टिस के द्वारा। तो आप लोग मुझे बताइए, आपने योग में ऐसी कौन कौन सी चीज पढ़ी है जिसको आप इम्प्लीमेंट करके किसी भी व्यक्ति को थेरेपी दे सकते हैं, बताइए। नेति। नेति, नेति किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ षटकर्म, अलग अलग षटकर्म। आसन देखे हैं, फिर प्राणायाम, फिर हम लोग मतलब षटकर्म कराते हैं, उसके बाद कुछ देखे मेडिटेशन प्रैक्टिस कराते हैं, अलग अलग सेट ऑफ द प्रैक्टिसेस हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो हर सेट ऑफ द प्रैक्टिस को हम योग में जनरली अगर अलग अलग टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ें तो हर टेक्स्ट में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। हम सबसे पहले योग में बात करें तो हम दिनचर्या की बात करते हैं, हमारे लाइफस्टाइल की बात करते हैं, और मिताहार की बात करते हैं। तो जो डाइट जनरली दी जाती है उसको योग में हम यौगिक डाइट बोलते हैं, ठीक है, मिताहार के विषय में, जो आपको हठ योग प्रदीपिका में पढ़ने को मिलेगा मिताहार के विषय में। दूसरा, यम और नियम, ये आपके अष्टांग योग के कुछ अंग हैं जो कि थेरेपी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहले होता है यम और नियम। यम नियम आपके लाइफस्टाइल में आता है, ठीक है, कि किस तरीके से आप इनमें चेंजेस करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। देन षटकर्म आते हैं आपके आसन। आप बोलोगे मैम षटकर्म तो अष्टांग योग में नहीं है। षटकर्म के विषय में आपको घटस्थ योग में बताया गया है, जिसको हम सप्तांग योग कहते हैं घिरन संहिता में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ठीक है। मुद्रा बंध भी कहीं ना कहीं बताई जाती है। तो इन सारे के बारे में आप लोगों को कहीं ना कहीं नॉलेज है कि ये हमारी प्रैक्टिस है। अब हमको इन प्रैक्टिस को एक अप्रोच के रूप में, थेरेपी के रूप में उपयोग करना है, ठीक है। किनके लिए? कुछ कॉमन डिसीज के लिए। हमेशा याद रखिएगा, योग किसी भी चीज के लिए परमानेंट डिसीज नहीं हो सकती, ठीक है। वो भी मैं अगर बोलूं बहुत क्रॉनिक डिसीज के लिए। कुछ कुछ डिसीजेस ऐसी हैं जिनमें योग जो है एकदम फैबुलस वर्क योग ने किया है, ठीक है। तो योग के लिए लिखा जाता है इट्स अ अल्टरनेटिव थेरेपी,
ये एक अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में काम करती है। तो हम कोई भी डिसीज है उसके साथ अल्टरनेटिवली योग थेरेपी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ने कौन कौन से डिसऑर्डर हैं। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैं आप लोगों को पहले आपका सिलेबस एक बार अच्छे से बता दूं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सिलेबस से आते हैं। ठीक है, और हमें सिलेबस जो है वो पता नहीं होता, ठीक है, कि कौन कौन सा है। तो हमें याद रखना है, सबसे पहले फर्स्ट आपका, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो, यस मैम। यस मैम। सबसे फर्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ ली होगी, पढ़ ली है? यस मैम। यस मैम, चल रही है अभी, यही चल रही है मैम। ठीक है, तो आपको एनाटॉमी में जो भी कौन सा सिस्टम चल रहा है अभी? रेस्पिरेटरी विच और सिस्टम? रेस्पिरेटरी चल रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए हमारा साथ साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो वी हैव अ 11 मेजर सिस्टम, जिसमें से 9 हम कभी कभी पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में आप लोगों को अलग अलग सिस्टम दिए हुए हैं एनाटॉमी के अकॉर्डिंग, उन्हीं सिस्टम के अलग अलग डिसऑर्डर हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स, कौन कौन से इसमें बताए गए हैं। दूसरा है आपका कार्डियोवेस्कुलर। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, और वेस्कुलर मतलब होता है वेसल। तो वेसल्स और हार्ट और आपका ब्लड, ये तीनों मिलाकर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बनाता है। इनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होंगी वो किस में आएंगी? आपकी कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर के अंतर्गत आएंगी। दूसरा होता है आपका एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एंडोक्राइन जितना भी होता है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनके द्वारा होने वाली डिसीज को हम एंडोक्राइनल डिसीज बोलते हैं। प्लस मेटाबॉलिक मीन्स आपके पाचन से संबंधित, ठीक है, आपके चयापचय से संबंधित डिसऑर्डर जो है एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहलाते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि थायराइड कैसा डिसऑर्डर है, ठीक है, तो आपको लिखना है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज मेलाइटस कैसा डिसऑर्डर है, तो एंडोक्राइनल प्लस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, तो ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजिकल फीमेल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये भी मेनली आप जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनके बाद कम होते हैं ऑब्स्टेटिक्स। ठीक है, मेंस्ट्रुअल मीन्स मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनको हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें आपका अलग अलग डिसऑर्डर है, अलग अलग फीमेल के एज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यू हैव अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वर्ड हम किसके लिए उपयोग करते हैं? आप लोगों ने पढ़ लिया है ना एनाटॉमी, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि गैस्ट्रो मीन्स स्टमक का पार्ट, स्टमक में गैस बनती है। कौन से एरिया में बनती है? आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, फंडस एरिया में बनती है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रो और प्लस इंटेस्टाइन, ये मिलकर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बनाते हैं पूरा, तो इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर, मीन्स आपकी मसल और स्केलेटल से मिलकर जो डिसऑर्डर होते हैं उसको हम मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर कहते हैं। देन यू हैव अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर, दो डिसऑर्डर होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो आपके नर्व से संबंधित होते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो कि साइकोलॉजिकली आपके माइंड से, आपके बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमें इतने डिसऑर्डर पढ़ने हैं। सबसे पहले जो आपका डिसऑर्डर है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें आपको 4 डिसीज या डिसऑर्डर पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपका एलर्जिक राइनाइटिस, दूसरा है आपका, तीसरा है आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और मैम फिर नेक्स्ट है से आपका वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। मैम आपकी वॉइस कट हो रही है फिर से। क्या? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी।
की हालत है? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम म्यूट है। आवाज नहीं आ रहा है। मैम म्यूट है। मैम म्यूट है भाई। लेफ्ट हो गई मैम, मैम का नेटवर्क नहीं है, लेफ्ट हो गई। वापस से रिज्वाइन करेंगे फिर। हेलो मैम नहीं आएंगे क्या? हेलो, आगे यस मैम। मैम। यस यस मैम। मैम। जी Yes, मैम आ ma'am. रही है आपकी वॉइस। आवाज आ रही? हाँ, अभी आ रही मैम। उत्तराखंड में इस समय भूकंप माहौल है, मैम इस बहुत वजह से बहुत मेरा नेटवर्क होता मैम स्क्रीन मैम नहीं आ रहा। अभी भी ब्रेक है वॉइस। स्क्रीन भी नहीं है। आ रही है स्क्रीन में मैम। शो नहीं कर रही होगी। अभी मैंने प्रेजेंट ही नहीं किया भाई स्क्रीन। मैम आपकी वॉइस बहुत ज्यादा हेलो, ब्रेक हो रही है, मतलब कि समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा बहुत आ रही है, हेलो हाय ये सब आ रहा है? यस यस मैम, थोड़ा बहुत आ रहा है अभी, लेकिन ब्रेक हो जाता है बीच बीच में। ओके, अभी इज दैट ओके नाउ? बेटर है। जी यस मैम बेटर है। अभी क्लियर। ओके ओके, ठीक है। मे बी बिकॉज ऑफ वेदर ना, अभी उत्तराखंड का weather थोड़ा बदलाव हो रहा है, बारिश हो रही है यहाँ ऊपर पहाड़ों में, बर्फ बहुत है, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि आपको हो। आई विल ट्राई कि मैं वाईफाई कनेक्शन अच्छे से करवा सकूं, ठीक है। चलिए, तो मे बी आप लोग को कल की क्लास से थोड़ा प्रॉब्लम कम हो। ओके, अभी आ रही है आवाज ना ठीक से? यस मैम। जी मैम, आ रही। तो मैम अगर बीच बीच में कट हो रहा है। कोई बात नहीं, बीच में कट होगा तो मैसेज कर देना, या फिर मैं डायरेक्ट ग्रुप में किसी को मैसेज करूंगी। इनमें से किसके पास मेरा नंबर है? योगा की फिटनेस कौन है? आई थिंक पुराने स्टूडेंट है ना? जी मैम। जी मैम। यस मैम। हाँ, हेलो। तो हाँ आप मैम। मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैम आप या फैकल्टी वाले में मैम जी मैम। मैम वाले में करना है, कर दूंगी मैसेज उसमें। ओके, आप फैकल्टी वाले में कर देना मैम। ठीक है, ओके। इज दैट ओके नाउ? यस मैम। जी मैम। आप लोग की आवाज भी नहीं आ रही है मुझे भाई। हेलो, आ रही है मीनाक्षी, आ यस रही है। मैम, यस मैम। यस मैम। मैम क्लियर। ओके, चलिए। तो मैं आप लोग को बता रही थी कि हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में 3 या 4 डिसीजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है आपका एलर्जिक राइनाइटिस, देन यू हैव अ साइनसाइटिस, आफ्टर दैट यू हैव अ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड देन ब्रोंकाइल अस्थमा, ठीक है। 4 डिसऑर्डर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में पढ़ने हैं। अब चूंकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, तो आप लोग मुझे मैम वॉइस ब्रेक हुई। नो वॉइस। हेलो, फिर से मैम वॉइस आपका चली गई आवाज थी। यस मैम। यस मैम। हाँ मैम। हेलो, बट बीच बीच में कट जा रहा है।
बीच में कट जा रही है, क्या करूं नेटवर्क का भाई साहब। चलो ना कि थोड़ा सही से है। अभी बोलो, इज दैट ओके नाउ? यस मैम। मैम बट आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने जब आपने पूछा ना ब्रेक हो गई थी, वहीं से कंटिन्यू की। भगवान नहीं चाहते कि आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में के ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? Ma'am, the nasal cavity, then trachea, larynx, then trachea, bronchus, alveoli, lungs. ओके, That's it. फेरिंग्स। फेरिंग्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तृप्ति जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इफ यू वांट टू कीप योर वीडियो तो आप एक जगह बैठ जाइए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज सबसे पहले आपका डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जी मैम। यस मैम। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, इसमें आपकी नोज, द नेजल पैसेज, नेक्स्ट यू हैव अ साइनस, नेजोफेरिंग्स। अब देखिए, आप लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप फेरिंग्स पढ़ रहे हैं तो फेरिंग्स में 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स का नेजल वाला पार्ट जो है वो रेस्पिरेटरी में जनरली मेनली काम करता है, ठीक है। वैसे तो तीनों काम करते हैं, लेकिन मेनली जो काम करता है वो नेजोफेरिंग्स करता है। और आपके साइनसेस, यहीं पर आपके साइनसेस पाए जाते हैं। अब साइनस होते क्या हैं? किसी को पता है साइनस क्या होता है? मैम कैविटी, ओपन एक स्पेस होती है। क्या काम करता है हेलो। ये? म्यूकस के कारण मैम, साइनस, नोज में। अगर ये साइनस हमारे फेस में है तो फेस में क्या काम कर रहा है ये? आप लोगों ने पढ़ा होगा पैरानेजल साइनस। क्या काम करता है ये? बताइए, पैरानेजल साइनस नाम सुना है? हाँ या नहीं? हाँ, पैरानेजल साइनस हमारे फेस में पाए जाते हैं। साइनसिस मतलब होता है कैविटी या हॉलो स्पेस, जो आपके चेहरे को हल्का करने का काम करते हैं और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग देखेंगे, जहां पर खुली जगह है वहां पर आपकी आवाज गूंजती है, होता है कि नहीं होता? जहां कुछ नहीं है, आप खुली जगह पर हो, तो आपकी आवाज कैसी होगी? खाली कमरे में गूंजती है कि नहीं गूंजती? वैसे ही हमारे साइनसेस की वजह से हम जब बोलते हैं तो हमारी आवाज गूंजती है। आप ओम का उच्चारण करेंगे, बिकॉज ऑफ साइनस ही ये जो आवाजें हैं वो गूंजती है, हमको गुंजन सुनाई देता है, ठीक है। तो अपर ट्रैक में कौन कौन सा होता है? नोज होता है, नेजल पैसेज, साइनसेस और थ्रोट, लैरिंग्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब आता है लोअर ट्रैक। लोअर ट्रैक में आपका स्टार्ट होता है ट्रैकिया से, नेक्स्ट होता है आपका ब्रोंकाई, नेक्स्ट होता है आपका लंग्स, ठीक है। ब्रोंकाई का छोटा पार्ट ब्रोंकस कहलाता है, और फिर आपका होता है लंग्स। अब हम बात करते हैं इसकी डिसीज की। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डिसीज हमको पढ़नी है वो है एलर्जिक राइनाइटिस। आप एक चीज याद रखिएगा, आपको कहीं पे भी आइटिस पढ़ने को मिले, ITIS, ITIS मतलब आइटिस, आइटिस जहां पर भी आपको पढ़ने को मिले, इसका मतलब होता है स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन किसी भी जगह की। जैसे आप लोग जनरली, मैंने सुना है लोग बोलते हैं सर्वाइकल हो गया है, बोलते हो कि नहीं? सर्वाइकल हो गया है मुझे। यस मैम। जी मैम। तो ये बताइए आप, सर्वाइकल बोन है या सर्वाइकल डिसीज है? वो बोन है मैम, बोन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस करके बोलते हैं। डिसीज बोलना है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। बहुत से लोग हैं, एज अ योगा थेरेपिस्ट यू शुड नो कि हमें पूरा बोलना है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। वैसे कुछ लोग बोलते हैं मेरे को अपेंडिक्स हो गया है। अब अपेंडिक्स ऑर्गन है या फिर डिसीज है? मैम ऑर्गन है। ऑर्गन है मैम। अपेंडिसाइटिस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जहां पर भी आइटिस समझ में आए आपको लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब उस जगह पर स्वेलिंग हो गई।
जैसे कि आर्थराइटिस, अपेंडिसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। वैसे ही है आपका यहाँ पर एलर्जिक राइनाइटिस। राइनो वर्ड का मतलब होता है नोज, ठीक है। साइनस मतलब होता है आपके फेस में पाया जाने वाला खाली स्पेस या कैविटी, और राइनो मतलब होता है आपकी नोज या नेजल कैविटी, ठीक है। इसी को ही हम हे फीवर भी कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस का दूसरा नाम हे फीवर है, ठीक है। इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन टू टिनी पार्टिकल इन द एयर कॉल्ड एलर्जन। ये किस वजह से होता है? हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी एयर पाई जाती है, ठीक है। हर एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एलर्जेंस बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं होते, या हमारे नोज के लिए। तो ये क्या करते हैं, ब्रीदिंग के दौरान ये हमारे नॉस्ट्रल में चले जाते हैं, या फिर नोज के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू। और ये हमारी बॉडी में अगर हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे होते हैं तो ये रिएक्ट करते हैं। और किनके द्वारा रिएक्ट करते हैं? हमारे बॉडी में एक नेचुरल केमिकल पाया जाता है जो कि 8 प्रोटीन्स से बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिन, ठीक है। तो हिस्टामिन की वजह से आपकी बॉडी में कोई भी चीजें जो आपके लिए अनफेवरेबल है, उसके लिए हिस्टामिन क्या करता है, एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एलर्जी महसूस होती है या छींक महसूस होती है या सिम्टम आते हैं, ठीक है। तो ये जो सिम्टम है ये इंडोर भी हो सकते हैं, आउटडोर भी हो सकते हैं। मीन्स ये जो प्रॉब्लम है वो इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, और कुछ चीजें जो आपके घर में पाई जाती हैं या फिर आपकी बॉडी रिलेटेड, उनकी वजह से भी ये होता है। और इसी की वजह से हे फीवर आता है। हे फीवर में जो आपको 1 हफ्ते का आता है जनरली, आप लोगों ने देखा होगा, अभी ठंड का मौसम है तो बहुत से लोगों को ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। अब आप लोगों को इसको वायरल भी इसी को कह सकते हैं, वायरल फीवर। हे फीवर उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हे फीवर मेनली जो होता है आपका किसी बाहरी चीजों से, जैसे कुछ लोग इंसेक्ट के उसमें आ जाते हैं, कुछ पालतू जानवर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, सिगरेट या इत्र की वजह से हे फीवर होता है, ठीक है। चलिए, अब वायरल फीवर में जनरली वायरस काम करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एलर्जेंस, वायरस, फंजाई, बैक्टीरियाज, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं इनके स्ट्रक्चर में और इनकी फंक्शनिंग में, इसीलिए ये कहीं ना कहीं अलग अलग नाम दिए गए हैं इनको, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि ये हो गया है तो हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये क्या है। तो जब भी हम डिसीज पढ़ते हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। डिसीज के बारे में जानना कि वो डिसीज है क्या, फिर उस डिसीज के सिम्टम क्या क्या है, लक्षण, जिसको हम आयुर्वेद में लक्षण बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके कारण, कारण को हम बोलते हैं कॉज या फिर हेतु आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम सिम्टम की बात करते हैं। आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा तो वो क्या बोलेगा कि हमें क्या हो रहा है, तो इसके कुछ सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलते हैं। तो जो हे फीवर है या एलर्जन है, जैसे मैं हूं, मुझे धूप से एलर्जी है, तो जरूरी नहीं कि मुझे आज धूप से एलर्जी है तो कल ना हो। धूप मीन्स जो दिया हम जलाते हैं ना, दिया और धूप, पता है, ठीक है। Yes, या ma'am. चंदन मान लो, हाँ, ठीक है। बत्ती अगर बोलते हैं मुझे, जिसको। हाँ क्या क्या, मैम पूजा में जो या धूप बत्ती। ठीक है। तो मान लीजिए मुझे आज उससे प्रॉब्लम है, तो मुझे उससे प्रॉब्लम सालों तक बनी रह सकती है, ठीक है। तो इसके सिम्टम मुझे बहुत दिनों तक या सालों तक बने रह सकते हैं। कुछ भी अगर हुआ तो मुझे सालों तक सर्दी बनी रहेगी, या मेरी आंखों में जलन जलन सी होती रहेगी किसी भी चीज के आने से। तो क्या होता है, हे फीवर के सिम्टम जो होते हैं कभी कभी हमें बहुत दिनों तक देखने को मिलते हैं, हे फीवर या फिर जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। अब इसमें क्या क्या सिम्टम इंक्लूड है, तो सबसे पहले आता है नेजल स्टिफनेस, जिसको हम नेजल कंजक्शन भी बोलते हैं। नाक में ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ चला गया है, बाहर नहीं निकल रहा है। दूसरा, छींक आएगी। आप लोग देखते होंगे जिनको किसी को परफ्यूम से प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो किसी के सामने ऐसे डॉग निकल गया, ऐसे घूमते घूमते, तो उसको डॉग देखने से छींक आने लग जाती है। तो इनके सिम्टम्स क्या बताया गया, नेज में कंजक्शन होता है, स्नीजिंग होती है, रनी नोज मीन्स नाक बहना, ठीक है। फिर आपकी नोज में खुजली सी होती है, इची नोज होती है, थ्रोट में खुजली होगी और आईज में। तो ये नोज, थ्रोट और आईज, इन तीनों में आपको खुजली सा महसूस होता है। फिर नेक्स्ट होता है हेडेक। जनरली आंख के कांटेक्ट की वजह से एलर्जन के आपको हमेशा हेडेक सा बना रहेगा, ब्लर विजन हो जाएगा।
और याद रखिएगा, चूंकि आपका नेजल कैविटी आपके साइनस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इसीलिए आपके साइनस में भी पेन कभी ना कभी उठ जाता है, ठीक है। और आपके आंखों के नीचे, क्योंकि कंटिन्यू पेन की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी बन जाते हैं। और आपके नोज में और थ्रोट में म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर स्वेलिंग ज्यादा है। आप लोग डायग्राम में देख रहे होगे, ये जो आदमी बना बेचारा एलर्जिक राइनाइटिस का मारा है, ठीक है। इसको इतनी स्वेलिंग हो गई है, इस एरिया में इसके स्वेलिंग दिख रही है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, रनी नोज हो रही है, ठीक है, और इसके स्वेलिंग अदर एरिया पे भी जा रही है, ठीक है। तो इसके वजह से म्यूकस इंक्रीज हो जाता है, और कंटिन्यूटी में अगर ये होता है तो आपको फटीग होता है। और मेलाइस, मेलाइस मतलब होता है जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। किसी को भी 1-2 दिन सर्दी हो जाती है तो बड़ी डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका सोर थ्रोट फ्रॉम म्यूकस ड्रीपिंग डाउन द थ्रोट। सोर थ्रोट में इस गले में एकदम अजीब सा लगेगा, क्योंकि म्यूकस जो होता है वो आपके नेजल से होते हुए नीचे की ओर जाता है, थ्रोट में जाने लग जाता है। तो थ्रोट में भी आपको कंजक्शन फील होने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। पोस्ट नेजल मीन्स जो सर्दी या कोई भी खांसी अगर आपको तो नाक से होते हुए आपकी थ्रोट की ओर जब वो जाने लगता है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप, ठीक है। और इसके वजह से आपका वीजिंग साउंड आने लगता है, कफ बनता है, ब्रीदिंग होती है ट्रबल में, सॉरी ट्रबल ब्रीदिंग होती है। तो ये कुछ सिम्टम आपको एलर्जिक राइनाइटिस में देखने को मिलते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम हम इस नेट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका, तो नेट में आपको सिम्टम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा विच वन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। या आपको तो एलर्जिक राइनाइटिस पता है लेकिन हे फीवर नहीं पता होता बहुत लोगों को, ठीक है, तो वहां पर लिख देगा हे फीवर क्या होता है। अब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे लिखोगे, तो उसमें 4-5 सिम्टम दे देगा, बोलेगा विच वन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हे फीवर, ठीक है। अब इसमें मैं वॉमिटिंग लिख दूं तो वॉमिटिंग इसका सिम्टम होगा क्या? नहीं मैम। नो मैम। नो मैम। लेग पेन लिख दूं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे सिम्टम्स आपके क्वेश्चन बनकर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके कारण क्या है। मैम मैम एक हाँ, बार ये जो पोस्ट नेशनल ड्रिप बताए वो बता दीजिए। पोस्ट नेजल, नेजल के बाद जो ड्रिप, ड्रिप में जो भी म्यूकस नेजल के नीचे, अभी आप लोगों ने बताया कि नाक के नीचे थ्रोट पाया जाता है मीन्स लैरिंग्स। तो जब आपका म्यूकस आगे बढ़कर नीचे की ओर जाने लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप, ठीक है। आया समझ में? ओके मैम। ओके। मैम ये जो बीमारी है ये 3 जगह होती है ना, नाक, आंख, नाक और गले में। जगह नहीं होती 3। ये जो प्रॉब्लम है, एलर्जी आपको कहाँ से होती है इसमें हाँ देखिए, एलर्जी राइनाइटिस बोला गया है इसको। हाँ जी। राइनाइटिस मतलब ही होता है, राइनो मतलब होता है नोज, प्रॉब्लम नोज में होती है, लेकिन सिम्टम है कि आपको नोज में प्रॉब्लम होगी, थ्रोट में प्रॉब्लम होगी, आईज में प्रॉब्लम होगी, ये इसके सिम्टम है, ठीक है। एलर्जिक होती है केवल आपके नोज में, और नोज के सिम्टम की वजह से आपके आंख में और आपके थ्रोट में प्रॉब्लम होती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नोज और आईज के बीच में पाई जाती है एक ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं नेजोलैक्रिमल ग्लैंड। जब आप लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तब आप उसमें ग्लैंड्स में नहीं, जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पढ़े होगे तब आप लोगों को मिला होगा पढ़ने ये, कि आपके नोज और आइस के बीच में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं नेजोलैक्रिमल ग्लैंड। तो जब भी आप देखना, जब आप रोते हो तो आपकी नाक बहने लगती है, होता है ऐसा? यस। जी। तो मैम सर्दी में आंसू आते हैं हमको, इसलिए हाँ, ब्लॉक हो या जाती है फिर इसलिए। सर्दी में आंसू आते हैं आपको, तो इस ग्लैंड की वजह से होता है। ये ग्लैंड जो होती है इन दोनों के बीच में एक रास्ते का काम करती है। तो नोज में कोई दिक्कत हुई तो आंख को प्रॉब्लम होगी, आंख को दिक्कत हुई तो नोज को प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से थ्रोट से रिलेटेड होता है। अब आप इसको कैसे देखोगे, जब आप जलनेती या सूत्रनेती करते हो तब आप उसके फायदे में क्या लिखते हो? जलनेती या सूत्रनेती के फायदे में दिव्य दृष्टि, ठीक है। होते क्यों होता है वो? नेजोलैक्रिमल ग्लैंड की वजह से ही होता है। जब हम जलनेती या सूत्रनेती करते हैं तो इस ग्लैंड पे इंपैक्ट पड़ता है जिसकी वजह से आपका विजन स्ट्रांग होता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये प्रॉब्लम नोज थ्रोट आइज की नहीं है, ये प्रॉब्लम है नोज की, जो कि इन एरिया को प्रभावित करता है। समझ में आया?
आया भाई? यस मैम। ठीक है, हाँ बोल दिया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, क्लास एकदम मजे में करनी है, ठीक है, एकदम दुख में नहीं करनी है क्लास, आराम से करिए क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है इसका कॉज। एग्जाम कब है आप लोगों का? 23 फेब से 10 मार्च के बीच में है। ठीक है, आज 21 कौन to सी तारीख 10। है? मे बी मैं फर्स्ट या सेकेंड तक करा दूंगी। आप लोग को 6-7 सिस्टम है, पर डे मैं 3 डिसीज पढ़ाऊंगी। आज आप लोगों को 1 डिसीज या 2 डिसीज होगी, जितनी भी हो सकेगी। बाकी मैं 3 डिसीज पढ़ाऊंगी। और हमेशा याद रखिएगा, मैं जो भी क्लास लूंगी नेक्स्ट डे उस क्लास से पूछूंगी मैं। तो क्लास केवल सुनना नहीं है, लिखना भी है बैठ के, ठीक है। आपको नोट्स हमेशा मेरी क्लास में लास्ट में मिलेगी, क्योंकि अगर मैं नोट्स दे दूंगी तो आप क्लास में ध्यान नहीं दोगे अच्छे से, इसलिए नोट्स आपको बाद में मिलेगी। क्लास में ध्यान दो और लिखो अपना सेल्फ, ठीक है। फिर नोट्स लास्ट में मिलेगी। मीन्स ये वाला सिस्टम कंप्लीट होगा फिर मिलेगी नोट, दूसरा सिस्टम में फिर मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं कॉज में। इसका कारण क्या है, ठीक है। तो एलर्जिक राइनाइटिस अकर्स व्हेन योर बॉडीज इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू एन इरिटेंट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम पाया जाता है, मीन्स हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, कोई भी चीज अगर बाहर से आती है तो रोकने का काम करता है। जैसे हमारे घर में बाहर का गेट होता है, ठीक है, घर में अलग अलग गेट होते हैं। सबसे पहले कोई जानवर आएगा तो हम बाहर चैनल गेट लगाते हैं, फिर शटर लगाते हैं, फिर अंदर का गेट लगाते हैं कि जानवर कोई हमारे घर के अंदर ना आए। और अगर घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो कुछ बेल या कुछ चीज होती है, उससे हमें पता चल जाता है। तो और क्या करते हैं, वो चीजों को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एलर्जिक राइनाइटिस की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में भी इम्यून सिस्टम पाया जाता है। तो जैसे ही कोई अनफेवरेबल चीज या कोई भी इरिटेंट जो हमारे शरीर को इरिटेट कर रहा हो, चिड़चिड़ापन ला रहा हो, हमारे शरीर को किसी भी तरीके की समस्या दे रहा हो, उससे बचाने के लिए रिएक्शन जो देता है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये इसके कॉज होते हैं, मीन्स किसी भी एयर की पॉल्यूटेंट्स जो भी हमारे बॉडी में चले जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए रिएक्ट करता है। और ये जो इरिटेंट होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते, तो ये इजीली इनहेल कर लिए जाते हैं हमारे थ्रू हमारे नोज और माउथ, ठीक है। तो नोज और माउथ में तो कोई भी दीवार नहीं लगी हुई है, एक ही दीवार है जिसको हम बोलते हैं सीलिया, ठीक है। सीलिया मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपके नोज में पाए जाते हैं और माउथ में आपके सलाइवा पाई जाती है। तो कुछ कुछ चीजें तो आप बाहर निकाल दोगे, जैसे धूप के बारे में मैंने बोला, या कभी डस्ट आता है तो छींक आ जाती है, हम लोग को तुरंत हम रिएक्शन कर देते हैं, तो छींक आ गई, ठीक है, चीजें बाहर निकल गई। लेकिन कभी कभी वो पार्टिकल जब अंदर चले जाते हैं, ट्रैकिया को करते हैं या फिर नेजल कैविटी के अंदर जाते हैं, तो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाते हैं। तो एक कारण, अब हम इनके कारण पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो एलर्जन आर हार्मलेस टू मोस्ट पीपल, किसी किसी के लिए ये हार्मलेस होते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर धूप से प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं है कि आपको भी उसी से समस्या हो, ठीक है। तो दोनों की समस्याएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब देखिए, बट इफ यू हैव हे फीवर, अगर आपको हे फीवर है, योर इम्यून सिस्टम थिंक्स द एलर्जन इज इंड्यूरिंग, मीन्स अगर आपको हे फीवर होता है, मतलब अगर ऐसी सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम समझता है कि अब हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो हमारा सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। किसके थ्रू? कुछ नेचुरल केमिकल हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहाता है, जिसको हम हिस्टामिन बोलते हैं। इसके वजह से इट कॉजेस म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज। अब ये जो हिस्टामिन है वो हमारे बॉडी में म्यूकस एक्टिवेट करता है। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम, आ रही है मैम। क्लियर है एकदम। जैसे ही कोई एलर्जन हमारे बॉडी में चला गया, हमारा बॉडी एक केमिकल रिलीज करता है, हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है, जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है उनको एक्टिव कर देता है। जैसे ही म्यूकस मेम्ब्रेन एक्टिव होती है, म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ा देती है, और म्यूकस के सिक्रीशन बढ़ने से आपके नोज में, आईज में और थ्रोट में इन्फ्लामेशन और ईचिंग होने लग जाती है, जो कि एलर्जन को अंदर जाने से रोकती है। तो ये जो हमको इन्फ्लामेशन या कोई भी चीज होती है, तो ये बॉडी का कहीं ना कहीं रिएक्शन है बचाने के लिए। आप लोग देखते होंगे मधुमक्खी काट देती है हम लोगों को,
तो उसका जो डंग चला जाता है तो हमारे हाथ में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग होती है, देखा है आपने? Yes, यस ma'am. मैम, यस मैम। वो जो स्वेलिंग है वो इस वजह से है कि जब हाथ फूल जाएगा, बाहर की जब मसल फूल जाएगी, तो वो जो डंक है वो अंदर नहीं जा पाएगा। और स्वेलिंग तब तक रहती है जब तक वो कील निकलकर बाहर, हमारी बॉडी खुद उसको बाहर ना निकाल दे। ठीक है, तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम हमको बचा रहा है, ज्यादा ऐसी कंडीशन आती है कि इम्यून सिस्टम खुद ही खराब हो जाता है। जैसे आप लोग देखो, घर है आपका, ठीक है, आपका घर बना, अब बरसात आई, बरसात में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बरसात आई, फिर थोड़ा बरसात बढ़ गई, ठीक है, तो जब बाढ़ आने लग जाती है या तूफान आता है तो आपकी दीवारें जो होती हैं, खिड़की जो होती हैं, वो टूटने लग जाती है। मतलब कि हमारी बॉडी का खुद के सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है, तब ये जाकर क्रोनिक कंडीशन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए दो मैम, तरीके के। मैम फिर जो ये एलर्जी, जो नोज आइज, ये जो इचिंग वगैरह स्टार्ट होती है, वो ये हिस्टामिन नामक केमिकल के माध्यम से ही होती है? हिस्टामिन केमिकल के माध्यम से नहीं होती है, ये हिस्टामिन एक्टिवेट करता है आपकी म्यूकस को, और फिर ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ओके मैम, ओके। हाँ, चलिए, हिस्टामिन के बहुत सारे काम हैं, एक सिंगल वर्क नहीं होता हिस्टामिन का। हिस्टामिन 8 प्रोटीन्स से मिलकर बना हुआ होता है। आप जब पढ़ोगे डीएनए, उसमें भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, अब आपके एलर्जन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार के एलर्जीज करते हैं। तो सीजनल और पेरिनियम एलर्जीज कैन रिजल्ट फ्रॉम मेनी। सीजनल मतलब जो कि आपके सीजन की वजह से, जैसे अभी ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम की वजह से लोगों को कोल्ड ज्यादा हो रहा है, ज्यादा स्वेलिंग, ज्यादा थ्रोट प्रॉब्लम हो रही है। और पेरेनियल मतलब होता है जो आपके पूरे थ्रू आउट ईयर तक बना ही रहता है। कुछ लोगों को, जिनको होता है इस्नोफीलिया, आप लोगों ने सुना होगा, उनको एलर्जी ऑल ओवर द टाइम, ऑल ओवर द ईयर बनी हुई होती है। इसको हम बोलते हैं पेरेनियल एलर्जीज। ठीक है, और सीजनल मतलब सीजन के अकॉर्डिंग, जो सामान्य व्यक्तियों को होती रहती है। अभी ठंड में अगर अगर आप बाहर निकल जाओ तो ठंड लग जाएगी आपको, और आपको सीजनल में सर्दी लगेगी। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉज इंक्लूड किए गए हैं, तो सबसे पहले बताया गया डस्ट माइट्स दैट लिव इन कारपेट। अब देखिए, आप जो कंबल का या बिछावने का जो भी आप यूज करते हैं, उनमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। आप जब उनको धुलते हो या उनको ऐसे धोते हो, ठीक है, साफ करने के लिए, तो उनसे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, कुछ ड्रैप्स निकलते हैं। ठीक है, आपके बेडिंग से या फर्नीचर से, इनके वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है। जिनके नए नए घर बनते हैं ना, तो किसी किसी को फर्नीचर की स्मेल जो होती है ना, जो पेंट्स की स्मेल आती है, उनसे भी प्रॉब्लम होती है। दिवाली में जब हम पेंट करते हैं घर में, तो उस पेंट के वजह से भी लोगों को स्मेल के से भी प्रॉब्लम होती है। तो एलर्जीज अलग अलग तरीके के एलर्जन से हो सकती है। ठीक है, फिर और किससे होती है, पोलन फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज में जो पोलन छोटे छोटे होते हैं, ग्रास के पोलन और वीड्स के पोलन, इनके वजह से होती है। फिर आता है पेट डेंडर, टीनी फ्लैक्स ऑफ डेड स्किन। जो छोटे छोटे पेट्स होते हैं हमारे, कैट हो गई, डॉग हो गए, इनकी वजह से छोटे छोटे डैंड्रफ निकलते हैं। डैंड्रफ जिसको हम बोलते हैं ना, डेड स्किन, वो निकलती है, और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है लोगों को। फिर मोल्ड स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स की वजह से कभी होता है। फिर कॉकरोच इंक्लूडिंग देयर सलाइवा और वेस्ट। तो बहुत सारे एलर्जीज हो सकती हैं, अनकाउंटेबल है। ठीक है, किसी को किसी की वजह से, किसी को सिगरेट से प्रॉब्लम होती है। एक लोग को सिगरेट पीना पसंद है तो दूसरे को सिगरेट की स्मेल से प्रॉब्लम होती है। एक को एग खाना पसंद है तो दूसरे को एग की स्मेल से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक को घी पसंद है तो दूसरे को घी से प्रॉब्लम होती है उसकी स्मेल से। तो हर व्यक्ति के लिए पीपल टू पीपल डिफर करता है उसकी एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम कुछ कॉजेस पढ़ेंगे, आप डायग्राम में देखो। सबसे पहले लिखा है सराउंडिंग्स और इरिटेंट, हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती है। मैंने आपको पहले बता दिया, डस्ट माइट्स, पेट डेंडर, डस्ट, और ये सेकेंड स्मोक जो हमारी आती है, मोल्ड्स, ये सारे हमारे आसपास चीजें पाई जाती है। फिर सीजनल फैक्टर, हे फीवर यूजली अकरिंग स्प्रिंग एंड फॉल, जब भी स्प्रिंग का सीजन आता है, बसंत का या किसका, या फिर जब भी टेम्परेचर का वेरिएशन होता है तो हे फीवर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के टाइम पे, कोरोना सबसे ज्यादा मेजरमेंट कब किया गया था,
अप्रैल मार्च के टाइम पे सर्दी के मौसम में, ठीक है, या फिर दिसंबर, जब भी ऋतु संधि हुई थी तभी कोरोना मेजर किया गया था। कोरोना के सिम्टम में ही फीवर के सिम्टम से आंख में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग, कफ का बढ़ना, ये सारे इसके सिम्टम थे। तो सीजनल फैक्टर कभी ना कभी अकर करते हैं हे फीवर के लिए, जिसको हम वायरल फीवर कभी कभी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कुछ फूड। मैंने अभी आपको बताया किसी के लिए मिल्क एलर्जी का काम करता है, किसी के लिए एग, किसी के लिए व्हीट, किसी के लिए पीनट। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग एलर्जीज होते हैं। चूंकि ये आपके नोज को स्वेल करते हैं, इसलिए इसका नाम एलर्जिक राइनाइटिस है, ठीक है। अब इसके रिस्क फैक्टर देखिए, आप लोगों को रिस्क फैक्टर और कॉज एक जैसे ही लगेंगे। कॉज मीन्स उसका कारण, और रिस्क फैक्टर मतलब जो उसको बढ़ा सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बोलूं कि सर्दी हो गई है मुझे, ठीक है, मेरे सर्दी होने का कारण टेम्परेचर है, मीन्स अभी ठंड बढ़ रही है इसलिए मुझे सर्दी हो गई है। लेकिन अब मैं क्या करूं, इसमें आइसक्रीम खा लूं, तो आइसक्रीम क्या क्या है यहाँ पर, रिस्क फैक्टर है, ठीक है। हेलो, यस मैम, आवाज आ रही है। ठीक है। तो कारण क्या हो गया, मौसम, टेम्परेचर, और रिस्क फैक्टर क्या है, जो इस चीज को ट्रिगर कर रहा है। क्या हो गया, हमारा आइसक्रीम मैंने खा लिया, अब आइसक्रीम खाने से भाई और कोल्ड बढ़ जाएगा। मैंने ठंडे पानी से स्नान कर लिया तो और दिक्कत हो जाएगी। तो रिस्क फैक्टर मतलब उस चीज को जो और बढ़ा दे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, एलर्जीज कैन अफेक्ट एनीवन, किसी को भी इम्पैक्ट कर सकती है, बट यू आर मोर लाइकली टू डेवलप एलर्जिक राइनाइटिस इफ देर इज अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज इन योर फैमिली। देखिए किसी को भी हो सकती है एलर्जी, लेकिन मेनली उन लोगों के लिए रिस्क फैक्टर का काम करती है ये, जिनके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसी प्रॉब्लम हो। अब जैसे किसी को इस्नोफीलिया है, दिक्कत है, ठीक है, तो सबको ही दिक्कत होगी उससे। परिवार में एक लोगों को तेल, राय, सरसों तेल की स्मेल अच्छी लगती है तो मैक्सिमम लोग को पसंद नहीं होगी। तो इस तरीके से हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ये डिफर करता है। एक सेकंड रुकिएगा। मैम ये जेनेटिक होगा कि नहीं होगा, ये समझ नहीं आया। होता है, हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज जेनेटिक हो सकता है ये, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज, या फिर किसी को रहा हो आपके घर में, तो भी जैसे आपके दादाजी को तो फिर आपको हो गया, ठीक है। तो ऐसे हिस्ट्रीज में ये हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जीनोग्राम बनाया जाता है, देखते हैं कि किसको किसको प्रॉब्लम थी ये, ठीक है। अब इसके बाद आता है हैविंग अस्थमा, किसी को अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको भी, और एटॉमिक एक्जिमा, एक्जिमा भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कैन ऑल्सो इंक्रीज योर रिस्क ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। तो ये आपके एलर्जिक राइनाइटिस को बढ़ा सकते हैं। और क्या क्या ट्रिगरिंग फैक्टर आते हैं, जिस व्यक्ति को मान लीजिए एलर्जिक राइनाइटिस है ही और वो सिगरेट स्मोक कर रहा है, या फिर मुझे है और मैं सिगरेट स्मोक करने वालों के आसपास रहती हूँ, तो मुझे ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कुछ कुछ केमिकल्स की वजह से, इनटेक की वजह से भी और स्मेल की वजह से भी, फिर कोल्ड टेम्परेचर की वजह से। अब मुझे प्रॉब्लम है ही और मैं चली गई कोल्ड टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को, विंड की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से, हेयर स्प्रे की वजह से, परफ्यूम, कोलेजेंस, वुड स्मोक और फ्यूम्स, अलग अलग रिस्क फैक्टर आपके हो सकते हैं, ठीक है, जो इसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो यहाँ अब देखिए मैं आप लोगों को डिसऑर्डर जो है वो सिस्टम वाइज पढ़ा रही हूँ, है ना, कि एक सिस्टम में इतने डिसऑर्डर है, तो सारे सिस्टम के डिसीज का मैनेजमेंट भी मैं एक साथ पढ़ाऊंगी, पर डिसीज नहीं बताऊंगी, होल आपको मैनेजमेंट बताऊंगी। वही मैनेजमेंट आपको दूसरी डिसीज में, इसी सिस्टम के रिलेटेड डिसीज में भी पढ़ना है, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस पढ़ा दिया, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट साइनसाइटिस। टाइम है ना अभी हमारे पास, हाँ टाइम है, खत्म हो गया टाइम, खत्म हो गया। 8 बजने मैम वाले हैं। खत्म हो गया। ठीक है। तो कल पढ़ेंगे हम इसको या पढ़ना है? हम कल पढ़ेंगे, कल। मैम हमारा कल ठीक है, योग कल। दर्शन का टेस्ट है मैम, इसके लिए पढ़ाई करना है। हाँ ठीक है, इसीलिए अभी आप लोग कल पढ़ लो, बेस्ट ऑफ लक योग दर्शन का टेस्ट आपके, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कल से हम 7 बजे सेम टाइमिंग पे क्लास देंगे, और मैंने जितना पढ़ाया उतना आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, इसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगी आप लोगों का, ठीक है, अगर होगा किसी को तो।
आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now slowly and gently open your eyes. Thank you so much. Pranam to you all. Best of luck for your examination. Hariom ma'am, Thank you thank you so so much. much. Thank you, ma'am. धन्यवाद मैम। Okay. Very nice session. थैंक यू।